नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं देश न्यूज का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में देश न्यूज ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। कल्पना शर्मा जी मौजूद है। कल्पना शर्मा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय श्रीवास्तव जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश सक्सेना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी जुड़े हैं। प्रवाल सक्सेना जी, आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 4 राजनीतिक विश्लेषकों के साथ में आज हम विश्लेषण करेंगे। देश न्यूज ने अपना सर्वे दे दिया है, अपना एग्जिट पोल दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। सबसे पहले मैं अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। चर्चा है कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि देश न्यूज का एग्जिट पोल है, उन्होंने 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की जो लाडली बहना है उनका ये असर देखने को मिल रहा है, या फिर कांग्रेस की जो रणनीति थी वो यहाँ कमजोर देखने को मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक अजीब ढंग का चलन है। वो चलन ये है कि यदि कोई 1 लाख या 2 लाख कर्मचारियों का यदि कोई नेता होता है, या 10 लाख या 1-2 लाख की भीड़ इकट्ठी कर लेता है, तो जैसे टिकैत है, महेंद्र टिकैत हैं, या कोई भी है, राकेश टिकैत है, इनको नेता मान लिया जाता है कि वो किसानों के नेता हैं, तो वो सबके नेता हैं जी। एक शिवराज सिंह जो हैं, शिवराज सिंह 1.25 करोड़ लाडली बहना के नेता हैं। एक वोट बैंक है उनके पास विशाल। और मध्य प्रदेश में लोग जो हैं, जो जनता है, जो विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि शिवराज कोई चेहरा नहीं है, जबकि मूल रूप से जो चेहरा है, अब शिवराज की जो इमेज है वो एक चेहरे की इमेज है। तो चेहरा जो है 1.25 करोड़ वोट बैंक अपने साथ एक रख के चलना, एक उनकी योजनाओं का रख के चलना, और मध्य प्रदेश की जो औसत है, मतलब 1,31,00,000 जो लाडली बहना है, यदि उनका औसत एवरेज निकाला जाए तो प्रति विधानसभा में जो है औसत 57,000 है जी। तो एक तरह से जो भाजपा की पहली काउंटिंग है, वो 57,000 से शुरू होनी चाहिए, जो कि लाडली बहना का अनुमान है। बिल्कुल। और चूंकि महिला जो हैं वो वास्तविकता में जीवित रहती हैं, वास्तविकता का जीवन जीती हैं, बिल्कुल। और वो कल्पना से परे रहती हैं, मतलब उनको काल्पनिक बातों से थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो वास्तविक है, जो सामने है, जो उनके हाथ में है, उस पर विश्वास करती हैं। सभी के बैंक में बैलेंस पहुंचा, सभी के टाइम पर पैसा पहुंचा, ये मध्य प्रदेश की जीत में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है वो कांग्रेस की तुलना में अधिक था। जो असंतोष था, वो असंतोष उन क्षेत्रों में था जिनके पास वोट नहीं थी। कह रहे थे कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम, अरे ओल्ड पेंशन स्कीम से मध्य प्रदेश का खजाना खाली हो जाएगा, इतना बड़ा भार पड़ जाएगा कि आज जो हैं उन्हीं पेंशनरों के बच्चे जो हैं वो आउटसोर्स से नौकरी कर रहे हैं 12,000 10,000 रुपए में 8 घंटे, और उनके पिता को जो वेतन है उससे आधा वेतन मिलेगा। तो मतलब ओल्ड पेंशन जो है वो बेरोजगार करने में एक बहुत बड़ी वो है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने एक जो तोता रटन चला दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण कर्मचारी नाराज है, उनको चाहिए, जबकि जो वास्तविकता है कि ओल्ड पेंशनरों की संख्या बहुत कम है, और ना ही वो किसी प्रकार का चुनाव में इफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लगातार मुद्दा उठा रही है, लेकिन इसका इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला है कांग्रेस को। यहाँ कल्पना जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि महिलाओं की बात करी, अजय जी ने भी कहा है कि महिलाएं जो हैं कल्पनाओं में नहीं रहती है, महिलाएं वास्तविक जो रहती है उस वास्तविकता के धरातल पे रहती है। जैसे कि शिवराज जी ने उनके खातों में राशि पहुंचाई, उन्हें भरोसा हुआ कि नहीं हमारे भैया हैं, हमारे मामा। और एक तरह से अगर देखा भी जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आत्मिक रिश्ता या फिर भावनात्मक रिश्ता महिलाओं के साथ जोड़ा है। लगातार उनकी जो चर्चाएं होती है कि मेरी प्यारी बहनों या मेरी प्यारी भांजियों, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में जो है शिवराज जी की जो छवि बनी हुई है वो भाई और मामा की तो बनी हुई, उसका असर भी इस बार मतदान में देखने को मिला है। धर्मिष्ठा जी, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि महिलाओं ने इस बार नहीं, मैं ये कहती हूँ काफ़ी लंबे समय से महिलाएं आगे आ रही हैं, वो अपनी वोट डालती हैं। अब वो परिवार पे डिपेंड नहीं करता है कि परिवार से कोई डिसीजन लेती हैं, परिवार वाले डिसीजन लेते हैं तब वो वोट डालती है, नहीं, आज उसका वो अपनी डिसीजन लेती है और अपनी इच्छा से किसी को भी वोट करती है। लेकिन जिस तरह से अभी अजय जी ने जो बात कही, मैं उसमें थोड़ी सी बात असहमति अपनी बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सर ने कहा कि ओल्ड पेंशन से खजाने खाली होते हैं, तो जिस तरह से लाडली बहना के नाम पर महिलाओं को हम प्रदेश का
खजाना खाली करके पैसे देते हैं, उससे भी खजाने खाली होते हैं। फ्री बांटो कोई भी स्कीम हो, उससे खजाने खाली होते हैं। लेकिन जो ओल्ड पेंशन की अगर मैं बात करूं, वो एक भले ही छोटा वोट बैंक आपकी नज़र में हो, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसका कारण ये है क्योंकि देखिए पूरा जिंदगी किसी भी सरकारी या किसी भी उसको संस्थान को आप देते हैं, लास्ट में आप एक मुश्त जब उनको राशि दे देते हैं तो उसके बाद जो पैसा है वो बच्चे ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि एक जब पेंशन किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो उसका जीवन यापन करने का एक सुलभ जीवन हो जाता है, उसकी फैमिली का, इवन हस्बैंड वाइफ का अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत छोटा विषय नहीं है। इसको हम सिर्फ ये कह के कि प्रदेश आज से नहीं, काफी लंबे समय से, लेकिन वो वोट परसेंट आज इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आज तो वो इतना लंबा समय अगर बात करूं तो जो अभी उनकी पेंशन जब से बंद हुई है तब से लेकर आज तक वो वोट बैंक अभी कन्वर्ट नहीं हो पाया है, और जो होना था वो बहुत पहले हो चुका है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर धर्मिष्ठा जी, महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, उनको फ्री के लालच में जिस तरह से फंसाया गया। देखिए देश न्यूज जरूर कहता है कि सर्वे बताता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन बन रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 116 और 120 या 121 के आसपास दोनों ही आंकड़े अलग अलग सर्वे बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि किन कारणों से बीजेपी की सरकार आगे हो रही है और किन कारणों से, आज भी देखिए काफी लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही और उन्होंने लाडली बहना अगर इतना इफेक्टिव होता तो मुझे ऐसा लगता है ये आंकड़ा 150 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि इतनी एक बड़ी संख्या में, चाहे आप लाडली बहना की, आप उन्हें पक्के मकान देने की बात कर रहे हो, आप काफ़ी सारी स्कीम्स से आपने उन्हें जोड़ा है, न्यू वोटर्स जो महिलाएं हैं आपने उनको जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो उस हिसाब से अगर आप इस तरह की बातें करते हो तो जो नाराज वर्ग है, मुझे ऐसा लगता है धर्मिष्ठा जी उसका आंकड़ा भी हमको रखना चाहिए, उसमें यूथ, क्योंकि उनको पटवारी घोटाले की बात कर ले, व्यापम घोटाला आज भी नहीं भुलाया गया है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर के बातें की जा सकती हैं। आज कि इस बार का जो इलेक्शन रहा वो मध्य प्रदेश में देखा जाए किसी एक विषय को लेकर कोई बयार बहती नजर नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी तरह से ये कह दें कि किसी की जैसे भले हम 120 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, मुझे ऐसा लगता है इसके आसपास ही कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके आंकड़ों के अनुसार आपको लगता है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, हो सकता है कांटे की टक्कर, लेकिन देश न्यूज का सर्वे तो यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब प्रवाल सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि कल्पना जी ने कहा कि फ्री बेच की जो उन्होंने बात करी और युवाओं की जो बात करी है, तो युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ नाराज भी दिख रहा था रोजगार के मामले में, और युवा वर्ग असंतुष्ट था भी सही। तो कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कितना कामयाब रही? देखिए, आज एक पत्रकार ने बड़ी रोचक बात करी मुझसे। उन्होंने कहा कि सरकार तो बन रही है बीजेपी की जी, लेकिन शपथ ले रहे हैं कमलनाथ जी। बड़ी रोचक और बड़ी अच्छी बात थी। इन दिनों यही चल रहा है कि जो कांटे की टक्कर है, बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। वो कई जगह थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा व्यक्ति जो है वो भी कई जगह निर्णायक भूमिका में है, अर्थात बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाराज है। तो ऐसे लोग भी अपने कहीं ना कहीं ताकत का एहसास करा रहे हैं। रहा सवाल सरकार का, तो अब 2 दिन बचे हैं जी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सांसें थम गई हैं, और 2 दिन बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन इन दिनों जो पीपल या पोलिंग आ रहे हैं, जो सबके अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने सर्वे हैं, तो हर व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से उसको उस बात को कर रहा है, और करना भी चाहिए। प्रजातंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है कहने का। अब युवाओं की बात करनी थी। युवा वर्ग इन दिनों जो है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, हताश भी है, निराश भी है। कई युवाओं से सबने बात की तो उन्होंने कहा साहब हम तो जो है वो नोटा पे हम डालेंगे, क्योंकि हमको कोई सरकार, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी सरकार देखी नहीं है, और लोगों को लगता है कि आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे प्रदेश में और देश में है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है या तो वो पलायन कर रहा है, विदेश में जा रहा है, या वो भटक रहा है नौकरी के लिए, क्योंकि वो इतनी योग्यता लेकर, इतना कर्ज लेकर जब वो एक बड़ा डिग्री प्राप्त करता है तो फिर वो छोटी जगह नौकरी करने के लिए वो अपने आप को समझौता नहीं कर पाता। ये बड़ी एक समस्या युवाओं के सामने आ रही है, और निश्चित रूप से 2 दिन बाद परिणाम आ रहे हैं, वो इसकी परिणति करेंगे और हमको बताएंगे कि किस तरफ, किस दिशा में लोग हैं। बहरहाल तो अभी लोगों के सिर्फ कयास ही हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अभी कयास है, बाकी 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा तो बता देगा। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि फ्री ब्रिज की बात चल रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है, लगातार हर पार्टी कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं वो मुफ्त की रेवड़ी शुरू हो जाती है। जनता को मोहने के लिए कई बार कई मुद्दों पे बात की जाती है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी देकर उन्हें आकर्षित किया जाता है। इस बार मुफ्त की रेवड़ी का जो कल्चर था, कितना असरदार है, किस पार्टी को इसका फायदा मिला है और किस पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ा है? देखिए, मुझे शिवराज जी का एक स्टेटमेंट याद आता है। काफ़ी पहले उन्होंने कहा था जी कि प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी। जी अब पुजारी है तो पुजारी की आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यावत जीवेद सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते। तो ये पुनरागमन को जो चारवाक, शिवराज जी दर्शन शास्त्र के स्नातकोत्तर हैं, तो वो बहुत अच्छा, हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो वो दर्शन शास्त्र को बहुत अच्छे से समझते हैं जी और साथ में जनता के मनोविज्ञान को भी ये समझते हैं। तो जो ऋण ले लेकर उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं, जी वो उनके कांटे निकालने के काम आ रही है, पार्टी को बहुमत में लाने के काम नहीं आ पा रही है। जैसा उन्होंने बयान दिया था ना कि सब कांटे निकल गए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। जी वास्तव में राजनीतिक कांटे जो उनके राजनीतिक जीवन में थे, उन्होंने उससे बखूबी निकाला है। लाडली बहना योजना, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इन्होंने महिलाओं को ऐसा समझा है जैसे वो बिल्कुल इलिटरेट हैं। रघुराम राजन जी जो एक्स गवर्नर रहे रिजर्व बैंक के, उन्होंने बहुत पहले कहा था जब कांग्रेस सरकार गई उस समय कि सेकेंडरी लेवल तक इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जी यदि देश की जनता अर्थशास्त्र को अच्छे से समझेगी तो वो अच्छे नेताओं को चुन पाएगी। वो ये आर्थिक गणित जो होते हैं नेताओं के, देश की अर्थव्यवस्था के, वो अच्छे समझेगी, फिर वो पहचान पाएगी कि लायक जो नेता है वो कौन है और कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है। जी इन योजनाओं से आप बताइए, जिससे घर में रोजी रोटी नहीं, अभी जैसे वो श्रीवास्तव जी ने कहा कि ओपीएस, देखिए हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, जी यहाँ जवाबदेही है जनता के प्रति। पहले भी एक बार डिबेट में कहा था कि मौलिक अधिकार होते हैं और आर्थिक नीतियों के आधार पे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने राज्यों पे जिम्मेदारी डाली थी कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो अब इनके मौलिक अधिकारों जैसे और कर्तव्य है स्टेट के। तो ये जो ओपीएस है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो वृद्धों को एक सिक्योर लाइफ देती थी, वृद्धावस्था को सिक्योर करती थी, और न केवल उनको, उनके परिवार को। आज आर्थिक हालत ऐसे हैं कि बहुत से परिवारों में बुजुर्गों की पेंशन से परिवार पल रहे हैं, बच्चा बेरोजगार है। बिल्कुल। तो ये जो रेवड़ियां हैं 1250 की, अब 3000 तक ले जाइए, जबकि परिवार के खर्चे 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच रहे हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे? इससे क्या गुजारा हो सकता है? तो लाडली बहना स्कीम गरीब वर्ग में कारगर है, ये नहीं कह सकते कि उसका कोई असर नहीं है। उसका असर है, जहां पर वो उनके लिए वो एक अचीवमेंट है 1250 रुपये मिल जाना, तो उस परिवार में उसने असर किया है। बाकी जो समझदार महिलाएं हैं, जो 1.25 करोड़ कितने आप बता रहे हैं, कितने आंकड़े महिलाओं के, तो पूरे वो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज का लाभ भी पार्टी विशेष के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अपने लोगों के नाम उसमें जोड़े हैं जो पहले से बीजेपी के वोटर थे जी। तो कुछ परसेंट उसमें ऐड हुए होंगे। ये पूरी तरह से निर्णायक मत नहीं है, कुछ परसेंट प्लस जरूर हो सकते हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से निर्णायक मत नहीं हो सकते। और अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि निर्णायक नहीं हो सकते, ओल्ड पेंशन स्कीम की भी यहाँ बात की कि वृद्धों के लिए नहीं सोचा गया है। वृद्ध जो हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो युवा हैं वो बेरोजगार है और उन्हीं की पेंशन से घर चलता है, लेकिन महिलाओं को भी जरूरत होती है। और जैसा कि महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाने की बात कही है, तो क्या महिलाएं वास्तविकता में इतना सॉफ्ट टारगेट है कि कोई भी उन्हें आसानी से बहला सकता है? और अगर बहला सकता है तो कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के 1500 रुपए देने की बात कही थी और साथ ही यह भी कहा था कि हम कोई फॉर्म नहीं भरवाएंगे, तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, होता क्या है कि कोई देने वाला है। इसके पहले आप ये देखिए कि 2003 तक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी, उस समय जो था कि मध्य प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों को 1 जून 2000 को दिग्विजय सिंह सरकार ने नौकरी से बाहर कर दिया था। वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, किसी को 1200 मिलते थे, किसी को 1500 मिलते थे। आज 1.25 करोड़ लाडली बहना को वो इतना रुपया दे रहे हैं जी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस जो है ये चुनाव के पहले तक बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को मानती रही
और महंगाई को माहौल बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जी। वो ये जान गए कि ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है महंगाई और बेरोजगारी, क्योंकि ना तो इसका समाधान कांग्रेस के पास है ना भाजपा के पास है। ये एक ताउम्र चलने वाला है, ये जनता भी समझ गई है। तो इसके कारण उन्होंने जब चुनाव आते आते तक जातिगत आरक्षण को बल दिया कि जो जातिगत आरक्षण है, लेकिन जातिगत आरक्षण जो है बिहार या उत्तर प्रदेश में थोड़ा कारगर हो सकता है, मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है। अब ये जो है इलाज कहीं मतलब जो मलेरिया नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी कुनैन की गोलियां मध्य प्रदेश के लोगों को खिला रहे हैं। जातिगत आरक्षण जो है पूर्णतः एक परिवार के लिए ही जातिगत आरक्षण का राग है। यदि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कहा है तो वहां उसका नौवीं फेल बच्चा सीएम बनाना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा कि कोई यादव पढ़ा लिखा यादव वो बिहार का सीएम बने पिछड़ी जाति का, वो अपने नौवीं फेल बच्चे को सीएम बनाना चाहता है, इसलिए जातिगत आरक्षण कर रहा है। और उस आरक्षण के खेल को राहुल गांधी नहीं समझ पाए और उसे मध्य प्रदेश में कहने लगे कि हम इसको लागू करेंगे। तो जो एक सामान्य वर्ग है, जो एक है मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, वो अपनी मांगों तक तो वो पिछड़ा वर्ग रहता है, लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो 80% पिछड़ा वर्ग हिंदू बन जाता है। जी। ये बात ना तो कांग्रेस समझ पाई ना ये समझ पाए। जो पिछड़ा वर्ग का राग इन्होंने छेड़ा वो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगा। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल। जो है कि मतलब जो आरक्षण है जातिगत आरक्षण, वो केवल परिवार के लिए है कि वो अखिलेश यादव को, अपने बेटे को, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरा परिवार उनके सत्ता में जाए और भ्रष्टाचार करे, चाहे वो लालू यादव हो चाहे वो हो, दो लोगों के बीच में सत्ता रही। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से भाजपा बना रही है। 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के दिए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस का जो नेता मुख्यमंत्री बनेगा वो पिछड़े वर्ग से नहीं आता है। लेकिन जो उन्होंने जातिगत आरक्षण का मामला खेल के खुद अपना नुकसान किया है। बिल्कुल। कि पिछड़ा वर्ग वहां जाएगा जहां मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का है। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, आप ही के सवाल के साथ कल्पना शर्मा जी के पास जाऊंगी। कल्पना जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये मुद्दा उठा रही कि कांग्रेस अगर इतनी ही पिछड़ा वर्ग की साथी है या फिर सोचती है पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो उन्होंने अब तक कितने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग के बनाए हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पूछ रही है। और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार जैसे मध्य प्रदेश में युवा वर्ग नाराज था भारतीय जनता पार्टी से, अच्छा खासा युवा मतदाताओं के वोटर थे और अच्छे खासे युवा जो है नाराज हैं, जैसा कि आपने भी देखा है। ऐसे में जिस मुद्दे को कांग्रेस को उठाना चाहिए वो मुद्दा छोड़कर कांग्रेस सीधे जातिगत जनगणना पे चलेगी। आपको नहीं लगता है कि और अच्छे मुद्दे थे जिन्हें उठाया जा सकता था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाने में कांग्रेस पीछे रह गई यहाँ। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, राजनीति किस एंगल में खेलनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे पिछड़ती नजर आई पूरे ही चुनाव में। देखिए, अगर मैं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की अभी मैं सर्वे के हिसाब से अगर बात करूं, जिस तरह से आज एग्जिट पोल आया, मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले का सर्वे जहां बीजेपी को 60 सीटें दे रहा था, वहां आज अगर वो 116 से 120 या 115-18 या इस आंकड़े को छूती है, यही स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस फुल मेजोरिटी के साथ कुछ दिन पहले तक बनती नजर आ रही थी। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिन नीतियों पे काम करने की आवश्यकता थी, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की आवश्यकता थी, चाहे राजस्थान की बात कर लो, वहां भी इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तो जिन विषयों को लेकर के जिस स्टेट का सीएम ऐसा स्टेटमेंट दे कि अगर धर्म के नाम पे राजनीति हुई होगी तो जरूर बीजेपी की सरकार बनेगी और बाकी विषय पे होगी हमारा, मतलब ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति बहुत मायने रखती है। तो उसके लिए जो काम करना चाहिए, सिर्फ धर्म की बात नहीं करूंगी मैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो कहीं ना कहीं जिन विषयों को लेकर के कांग्रेस को फ्रंट फुट पे होना चाहिए था, वो उन्हीं विषयों पे लास्ट आते आते बैक फुट पे चली गई। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिली भगत लगी। जो एक्टिव मोड में कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो लास्ट आते आते कहीं ना कहीं बहुत नीरस हो गए। जरूर जहाँ कहीं उनके जो केंद्रीय नेतृत्व वाले हैं बड़े फेस, वो आए, वहाँ पे भीड़ जरूर जुटाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उनको फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, जिन विषयों को उठाना चाहिए था, महंगाई, बेरोजगारी या अन्य, लेकिन वो फिर फ्री बाटों पे आए। जितना देखिए, कहीं ना कहीं जो पिच कांग्रेस ने तैयार करी उस पे जितनी भी बैटिंग थी वो सिर्फ बीजेपी करती नजर आई। हर स्टेट में यही कंडीशन रही। तो ये समझने की बात थी कि अपने लूप पॉइंट अगर आप जनता से पहले आप दूसरी पार्टी को बता देंगे
तो मुझे ऐसा लगता है वो स्थितियां इस बार कांग्रेस की रही। कांग्रेस ने बहुत जल्दी अपने जितने भी अपनी नीतियां थी वो सार्वजनिक करनी स्टार्ट करी और जिसको लेकर के बीजेपी ने काम किया। तो जो सत्ता पक्ष में होता है, कोई भी हो चाहे, क्योंकि देखिए इस समय सेंट्रल में जिस तरह से बीजेपी है और मोदी जी एक फेस ऐसा है कि जो जिस जिस स्टेट में गए वहाँ पे स्थिति जरूर सुधार में आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी फैक्टर जरूर काम कर रहा है धर्मिष्ठा जी आज। बिल्कुल सही कहा आपने कि मोदी जी का फैक्टर, और मोदी जी अपनी बात जो है जनता को समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं और वो हर टॉपिक को पकड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस जी इसमें एक चीज और बिल्कुल कि आपने युवा की मुझसे बात की थी, युवाओं को अगर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है एक अलग विषय था, लेकिन कांग्रेस उनको क्या देने वाली थी ये भी तो कहीं विजन सामने नहीं आया कि लोग कांग्रेस को ही वोट करें, यूथ कांग्रेस के पास जाए। क्यों जाए? क्योंकि आपने रोजगार के ऐसे कोई साधन नहीं बताए, आपने कहीं ना कहीं वो चीजें जो उन तक मैसेज पहुंचने की बात होनी चाहिए थी वो कांग्रेस ने कहीं भी नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जो वोटर है वो कट के उधर नहीं जा पाया। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, सही कहा आपने कि उन्होंने युवाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कि युवा उनकी तरफ आकर्षित हो। प्रवाल जी आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ कि युवाओं को साधने में कांग्रेस आगे नहीं रह पाई। साथ ही यहाँ जानना चाहूंगी कि जैसे कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया, जब घोषणा पत्र लॉन्च किया, जब घोषणा पत्र की खासियत बताने की बारी आई तो उनके जो बेतुके बयान सामने आए, कपड़ा फाड़ वाला जो बयान है सभी ने देखा, और कोई भी जनता जो है नहीं चाहेगी कि उनका जनप्रतिनिधि हो या जो इतने बड़े पद पर बैठ के इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता हो, तो जनता उसे सीट मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, उसे सत्ता के सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहेगी। देखिए ये जो चुनाव हुआ है पूरा मध्य प्रदेश का, तो हम देखें तो मैं समझता हूँ इतिहास में कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा जो मुद्दा विहीन था, जिसके अंदर कोई मुद्दा थे ही नहीं, और जो लहर विहीन था, और एक प्रकार का नीरसता थी पूरे चुनाव में, और एक दूसरे के प्रति जो नफरत जितनी हो सकती थी सब कुछ सब बाहर आई। जहाँ तक आपने कहा कि कपड़ा फाड़ू बात थी, तो वहाँ ये एक आम बात है। कांग्रेस का जो संगठन है पूरा, अगर आप देखेंगी तो पूरा संगठन गुटबाजी पर ही निर्भर है, और वो गुटबाजी को ही अपनी ताकत भी मानते हैं। तो इस तरफ से बातें करके वो एक प्रकार से अपनी ताकत को बढ़ाने की बात करते हैं। ये बात जरूर है कि उनके ये कीटाणु अब धीरे धीरे बीजेपी में आना शुरू हो गए हैं, जो बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन वो तो इसके चलते ही है। जहां तक सवाल युवाओं का, तो मैंने फिर आपसे कहा कि युवाओं को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। युवा इस समय कोई उसको राह मिल नहीं पा रही है, क्योंकि युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ने लिखने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद आखिर करे तो करे क्या वो। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि जो अच्छा युवा है, जो संपन्न है, साधन संपन्न है, वो कहीं ना कहीं विदेश में जाकर अपनी जो है भविष्य तलाश रहा है। कितने ही ऐसे नेता हैं, वो कितने से IAS IPS हैं जिनके बच्चे जो है इन दिनों विदेश में या तो पढ़ रहे हैं या विदेश में बहुत लंबी फहरिस्त है या नौकरी कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने माता पिता जब चुनाव लड़ते हैं उनके लिए जरूर भोपाल या मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों में जाते हैं कैंपेनिंग करने, बाकी के तो उनको मालूम है कि हमारा यहाँ कुछ है नहीं। तो सब मिला के आज सभी लोगों को, और जो आपने कहा फ्री वाली बात की, तो इसमें तो सारे ही दलों दोषी हैं। इन सबको मिलकर ये कहना चाहिए कि फ्री वाली चीजें बिल्कुल बंद होना चाहिए, और इसको चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि अभी आखिरकार हम क्या श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सा देश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सब कुछ फ्री कर देंगे तो इस देश में क्या बचेगा। तो बहुत बड़ा प्रश्न जो है आने वाले समय में हम सबके लिए चिंता में डालने वाला है, और सभी बुद्धिजीवियों को, सभी को दलगत राजनीति से हटके फ्री वाली चीज पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। सही कहा आपने कि जो मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर है ये बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ये चुनौती बनने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आऊंगी कि जिस तरह प्रवाल जी ने कहा कि ये जो चुनाव था मुद्दा विहीन था, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो मतदाता भी मौन था, लहर भी नहीं थी, यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला, और जनता के जो मुद्दे थे वो तो दिखे ही नहीं, और हवा जो थी हवा थी ही नहीं। समझ भी नहीं आ रहा था कि हवा किस टाइप की चल रही है। कहते हैं कि हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है, एक हवा कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, लेकिन यहाँ हवा कहाँ चल रही थी किसी को पता नहीं, जनता को भी पता नहीं था। यहाँ तक कि राजनीतिक विश्लेषक भी यहाँ असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि लहर कहीं देखने को नहीं मिली। जी, मुद्दा विहीन तो रहा ही है। जैसे अभी वो श्रीवास्तव जी ने भी शुरू किया था, बिहार लालू प्रसाद यादव की तरफ गए थे। मैं बताऊं कि कांग्रेस लुटी पिटी पार्टी बन चुकी थी जी। इसकी चोट कहाँ से हुई? राजीव गांधी के बाद अब इस देश की रीढ़ है धर्म है जी। कांग्रेस पे पहले मंडल आयोग ने चोट की, उसका वोट बैंक छीना, फिर कमंडल ने छीन लिया। बीजेपी के पास भी मंडल आयोग का तोड़ नहीं था, तो अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकल लिए, तो उन्होंने हिंदुओं को यूनाइट करना चालू कर दिया। आज जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ओबीसी की, वो एक्चुअल में धर्म की काट के तोड़ पे जाति मतगणना निकाल के लाए, बिल्कुल टोटका उसका, कि किसी तरह हिंदू वोट डिवाइड हो
और वो कांग्रेस या दूसरे खेमे में बिल्कुल बट के बिल्कुल बीजेपी का एक तोड़ निकले उनके बीच बिल्कुल। में। तो इसलिए अच्छा, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के टाइम से एक शब्द आया था और संयोग से उस पर स्टोरी मैंने करी थी कि उन्होंने एक बयान दिया था कि चुनाव काम करके नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। यदि चुनाव काम करके जीते जाते तो लालू प्रसाद यादव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। और वो मैनेजमेंट सेक्टर ऐसा चला जो श्रीवास्तव जी ने दैनिक वेतन भोगियों के जिक्र किया था, उस समय वाकई बहुत बुरे हालात थे। आईएएस आईपीएस इनके पदों में वृद्धियां हुई थी, जी। दैनिक वेतन भोगियों की छटनी हुई थी, आर्थिक हालात बहुत बदतर हो गए थे। और वो दिग्विजय सिंह जी का वो कार्यकाल बीजेपी के लिए वरदान रहा, जो आज तक डरा डरा के सत्ता में बनी हुई है उस कार्यकाल को लेके। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल का संन्यास ले लिया। अब यहाँ विपक्ष शून्य हो गया, यहाँ पे विपक्ष था ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2008 में जब चुनाव हुए थे, जी शिवराज जी ने चैलेंज किया था कांग्रेस के नेताओं को कि आओ मेरे साथ एक मंच पे डिबेट करो। कोई नेता नहीं आया, ना दिग्विजय सिंह जी के पते थे, ना सुरेश पचौरी जी के पते थे, ना कमलनाथ जी के पते थे। तो 2008 तक तो ये स्थिति थी कि विपक्ष था ही नहीं। उसके बाद भी विपक्ष ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई। यहाँ कांग्रेस मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति में नहीं रही, यहाँ कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं रही। अच्छा, इन लोगों की रणनीति क्या रही है कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों की, कि वो हाईकमान को कमजोर करते रहे, क्षेत्र में अपने छत्र अपना जो बिल्कुल, सल्तनत बिल्कुल। है उसको मजबूत करते रहे। हाईकमान कमजोर होता है तो उसका कमांड नहीं रहता क्षेत्रीय नेताओं पे। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि उनका हाईकमान तगड़ा है, इसलिए बगावत नहीं हो पाती इनमें। यहाँ पर कांग्रेस का प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसपे जनता विश्वास कर पाए। बिल्कुल 2018 में सिंधिया जी का एक चेहरा, फ्रेश चेहरा लग रहा था, जिसको देखकर लोगों ने, अच्छा आप देखिए उस समय दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने बयान दिया था कि मेरे चेहरे पे वोट नहीं मिलेंगे, और उन्होंने प्रचार में अपने को पीछे रखा था। बिल्कुल तो जिस चेहरे पे आए थे उसके साथ भी चोट हुई, उससे काम नहीं हुआ, उसकी सुनवाइयां नहीं हुई, उसको ईगो को हर्ट किया गया कि किसी तरह वो छोड़ जाए। तो ये आपसी इनकी जो इनकी कुश्तियां थी आपसी जो, बिल्कुल उसका शिकार हुई कांग्रेस 2018 में। तब से आज तक वो अच्छा विपक्ष नहीं बन पाई। जनता उन पे भरोसा कर पाने में आज भी अपने को मजबूर पा रही है। बिल्कुल। इसलिए ये कांटे की टक्कर दिख रही है, आक्रोश के कारण टक्कर दिख रही है। यदि ये 19 साल का बीजेपी का आक्रोश नहीं होता जनता के इसके खिलाफ, तो ये टक्कर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, आक्रोश की टक्कर दिख रही है। अगर जनता का आक्रोश नहीं होता तो ये कांटे की टक्कर नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ एक चीज और देखने में आती है कि कांग्रेस इतने समय से सत्ता में थी, अगर कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही होती तो जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर करती नहीं, ये भी बड़ी बात है। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि धार्मिक भावनाओं की अगर यहाँ बात निकले तो लगातार कांग्रेस के बड़े नेता भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए दिखे। उनकी अजीबोगरीब बयानबाजी आपने भी सुनी होगी, और कई बार लोगों की भावनाएं जो हैं उससे आहत हुई। धार्मिक भावनाएं कहते हैं कि लोगों का अपना पर्सनल विषय होता है, लोगों की अपनी धर्म के प्रति आस्था होती है, और ऐसे में अगर धार्मिक भावनाओं पर प्रहार किया जाता है तो उसका खामियाजा बहुत महंगा भुगतना पड़ता है। देखिए, कांग्रेस जो है कि वो मूलतः है मतलब अपने आप को चुनाव के समय चुनावी हिंदू बना लेती है जी और इसके पहले वो जो कार्य करती है वो पहले ये कहते रहे कि ये सांप्रदायिक हैं, फिर उसी हिंदुत्व को तोड़ने के लिए वो जातिगत जनगणना ले आते हैं। तो जब देश का विभाजन हुआ उससे लेके आज तक जो भावनाएं चल रही हैं, जो चल रहा है, कांग्रेस ने उसका एक बड़ा वो उठाया है कि भाई हम ये हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारी जो नीतियां हैं, और हम जो अभी तक जो हिंदुस्तान ने प्रगति की है वो धर्मनिरपेक्षता के कारण की है, सेकुलर छवि के कारण। लेकिन समय बदला, आज दुनिया में सभी तरफ जो है, हर राज्य में, चाहे आप अमेरिका में 9/11 का हमला ले लें, चाहे इजराइल और यहूदियों और मुस्लिमों का, हमास का संघर्ष देख लें, कम्युनिस्टों का और वहाँ पर उइगर में रह रहे मुसलमानों के बीच में संघर्ष देख लें, या म्यांमार में बौद्ध और मुस्लिमों के बीच में हम संघर्ष देख लें, जी ये एक दुनिया की समस्या हो गई है। और ये दुनिया की समस्या को कांग्रेस जो है उस समस्या को अपने मतलब भाजपा को यहाँ दोषी ठहरा रही है। जी जबकि एक जो है, एक जगह लड़े आदमी जब हर जगह लड़ रहा है तो किसी में जरूर कोई झगड़ालू प्रवृत्ति होगी। तो वो जो झगड़ालूपन है, जो झगड़ालू प्रवृत्तियां हैं, उनसे निपटने के लिए कांग्रेस ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया अभी तक कि किसी प्रकार से इसको रोका जाए या इसको हम कैसे रोकेंगे। उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इसके कारण जनता में एक बड़ा वर्ग जो था, पहले ये कहता था कि हम लोग कांग्रेसी हैं बिल्कुल और हम हमेशा कांग्रेसी रहेंगे, हमारे पूर्वज कांग्रेसी थे। अब एक जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हुआ है जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे।
अब वो वर्ग जो है उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। अब इतना एक बहुत कम परसेंटेज ऐसा है बच्चों का, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो नोटा की तरफ कोई आकर्षित नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि जब हम लाइन में लग के जाते हैं तो हम अपना निर्णय सुनाएंगे कि कौन कैंडिडेट अच्छा है और किसके लिए हमें करना है। बिल्कुल। धर्म जो है वो राजनीति जो है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आज जो भी देश हमारा चल रहा है वो दीर्घकालीन राजनीति के अंतर्गत चल रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो निर्धारित किए थे, चाहे वो 4 कुंभ हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, 4 धाम हो, शंकराचार्यों की नियुक्ति हो और जो 30 त्यौहार हैं उनको हम मनाते आ रहे हैं, तो वो दीर्घकालीन राजनीति का एक हिस्सा है। राजनीति जो है वो अल्पकालीन धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति अल्पकालीन धर्म है। कल्पना जी, आपके पास आऊंगी। राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के साथ लगातार अभी वर्तमान में देखें तो बने हुए हैं। धर्म पर लगातार राजनीति होती है और राजनीति होती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो बयानबाजी नेताओं के सामने आती है, आपने भी सुनी होगी, लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत करना कितना सही है। आप राजनीति करो, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा कौन सा चुन रहे हो वो भी तो समझ में आना चाहिए। जनता लगातार ये जो मुद्दा विहीन ही रहते हैं एक तरह से, अगर देखा जाए तो कई बार इस तरह की बयानबाजियां सामने आती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धर्म की जहाँ भी बात होगी, राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई। कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी, ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर ही राजनीति में आई और आज वो जिस भी कंडीशन में बैठी है वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बैठी। कांग्रेस ने वहीं किसी दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश कहीं ना कहीं धर्म के रूप में बढ़ता चला गया। राम मंदिर एक ऐसा विषय था जिसकी वजह से आज भाजपा सत्ता में है और आज भी अगर लोगों का मत देखा जाए, कहीं ना कहीं जो बीजेपी वोटर हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते कि उनके लिए विकास सेकेंडरी विषय है। उनके लिए फर्स्ट, अगर कोई भी वोट के लिए अगर वो जाते हैं, सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा की बात की जाती है। देश और धर्म, इन दोनों को एक दूसरे से वो अलग नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस जो वोटर है वो कहीं ना कहीं इसीलिए उनके साथ जुड़ा है क्योंकि वो जानते हैं कि किस धर्म के सपोर्ट में वो लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है धर्मिष्ठा जी कि हमें इससे ऊपर उठकर आगे आना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी विकास की, हमें बात करनी पड़ेगी कि कौन सी पार्टी विज़न लेकर के सामने आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों अगर मैं इलेक्शन की बात करूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी विज़न को लेकर के इस बार का इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है आज की स्थिति में। अगर इन कंडीशन में अगर द्विभाषी अगर राज्यों की मैं बात करूं, उन राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार भी मेजोरिटी में नज़र 5 राज्यों में नहीं नज़र आ रही है। मतलब 2 या 3 मिजोरम की बात कर लूँ या फिर मैं तेलंगाना की बात कर लूँ, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये ज़रूर मैसेज जाता है कि इन राज्यों में धर्म के नाम पर राजनीति उतना इफेक्ट नहीं करती जितनी हिंदी भाषी राज्यों में करती है। तो राजनीति और धर्म ये 2 विषय एक है, लेकिन हर राज्य में इनकी भाषाएं बदल जाती हैं, इनका एंगल बदल जाता है। तो इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये ट्रिगर किस तरह से कर रहा है, किस वोटर को ट्रिगर कर रहा है और कौन से क्षेत्र में कर रहा है। तो इनको अलग अलग तब इनका एनालिसिस किया जाएगा जब हम राज्य वाइज बात करेंगे। तो धर्मिष्ठा जी, अगर आज की बात मैं करूं, मध्य प्रदेश में इस बार धर्म के नाम पर राजनीति, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में इस बार धर्म के नाम पर राजनीति बहुत ज़्यादा रही क्योंकि वहां कुछ दिनों से जिस तरह से जब से कांग्रेस की सरकार बनी, जिस तरह से अन्य लोगों के ऊपर अटैक हुए, उसमें कन्हैया की गर्दन काटी गई थी, अन्य भी ऐसे मामले हुए, मंदिरों से वहाँ पे क्या नाम लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे मंदिरों से और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी धार्मिक यात्राएं रोक दी गई थी। तो वो एक धर्म का विषय बना। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई। यहाँ की राजनीति अलग तरह की थी, तेलंगाना की राजनीति अलग तरह की थी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अन्य विषयों पर राजनीति की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी टाइम में किस लोकसभा में यही एंगल अलग तरह से आप देखेंगे। 4-5 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तब इसी धर्म की राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी और इसको देखने का नजरिया आपका और हमारा
बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही धर्मिष्ठा कहा जी। आपने कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों पर राजनीति हुई। प्रवाल जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो बयान इस तरह के आते हैं, जैसे कि सनातन धर्म को डेंगू के ना, इस तरह की जो बयानबाजी सामने आती है, ये कांग्रेस की छवि लगातार, आपको नहीं लगता जनता के सामने धूमिल हो रही है? उन हिंदू मतदाता जो सनातन धर्म को मानते हैं, क्योंकि आज भी हम जिस संस्कृति में रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार पुस्तक को अगर पैर लग जाता है तो हम उसको छूकर आशीर्वाद लेते हैं, माफी मांगते हैं, हम उस सभ्यता के लोग हैं। ऐसे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या उचित लगता है? आपको लगता है कि जनता सहमत होगी उनके इस तरह के बयानों से? नहीं देखिए परिस्थितियों के हिसाब से जैसे कल्पना जी ने कहा कि सब हर स्टेट में परिस्थितियाँ अलग अलग हैं जी। और ऐसा एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है और हमारा सोच का नज़रिया भी बदल जाता है। जब किसी स्टेट में कांग्रेस सरकार रहती है तो वहाँ का नज़रिया कुछ और होता है, बीजेपी की सरकार रहती है वहाँ का नज़रिया कुछ और रहता है। तो ये अंतर तो है। और जहाँ तक बयानबाजी की बात की आपने, तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि आजकल तो जितनी बयानबाजी होती है ये अचानक नहीं होती है। इसके पीछे का भी एक गणित है, इसके पीछे जी। का भी एक पूरा खेल है कि हमें कब कौन सा बयान कैसा देना है जिससे कि किसी पार्टी को का लाभ हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए। तो ये बड़े सोच समझ के गणित के अनुसार, पूरा एक खेल के अनुसार ये बयानबाजी होती है। और पिछली बार अगर आप देखेंगे तो कई चुनाव के पहले ही ऐसा ही क्यों होता आखिरकार, बीच में ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये पूरा एक कहना चाहिए कैलकुलेशन है और इसको धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अब जिस तरह की बातें होने लगी हैं, जिस तरफ से सूचना के संचार क्रांति में जब चीज़ें सब बच्चों के हाथ में आई हैं और सब चीज़ सब देख रहे हैं, तो सब हर चीज़ का मूल्यांकन होने लगा है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। हमारे इतिहास की बात करेंगे तो साहब शिवाजी को क्यों नहीं पढ़ाया गया, इनको क्यों पढ़ाया गया, तमाम जो चीज़ें अब आ रही हैं सामने, तो अब हर चीज़ का अध्ययन होने लगा है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिल्में क्यों बनी, ऐसी फिल्मों में देखिए एक धर्म विशेष को क्यों टारगेट किया जाता है, उसी का मजाक क्यों बनाया जाता है, ऐसी कहानियाँ क्यों लिखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अब नई जनरेशन इस चीज़ को बहुत समझने लगी है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं धर्म के प्रति युवा पीढ़ी का स्वाभाविक है लगाव हुआ है और अगर धर्म के विरुद्ध जो बात करता है तो वो एक अलग मेजॉरिटी बन गई है। तो निश्चित रूप से ये सब इसका असर चुनाव पर ही पड़ता है कि ये पार्टी धर्म के साथ है, ये पार्टी अधर्म के साथ है। तो ये एक पूरा एक माइंडसेट हो चुका है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अब सामने ज़्यादा अच्छी तरह से आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल जनरेशन इतनी एक्सपर्ट हो गई और इतनी एडवांस हो गई है कि वो तुरंत देख लेती है कि किस मंत्री ने क्या बयान दिया है, किसने क्या योजनाएं दी है, इसके पहले कौन सी योजना दी थी और उसको पूरा किया है नहीं किया है। एक्यूरेट सारी चीज़ें आजकल की जनरेशन चेक कर लेती है। प्रकाश जी, आपके पास आऊँगी। अगर युवा की बात करें तो युवा वैसे भी बहुत एडवांस है, हर चीज़ को सोच समझकर और परख कर तय करता है। तो जब प्रतिनिधि चुनने की बात होगी तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा रिसर्च करेगा। किसे वो वोट देता है उस पर पूरा रिसर्च करता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे कि धर्म की बात आ रही थी कि सनातन धर्म को, और ये जो मूवी में बताया गया है या किसी सीरियल में बताया गया है, जनता सब देख रही है और युवा पीढ़ी खासकर आजकल बहुत सवाल पूछ रही है, तो क्या ऐसी बयानबाजी करके कांग्रेस एक और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को देने से बच सकती थी? देखिए, कांग्रेस का तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उसके तो सारे तोते उड़े हुए हैं जी। और एक कोई योजना उनके पास नहीं है, योजनाओं का अभाव है, रणनीति का अभाव है। मैं धर्म की बात करूं क्योंकि मैं भी धार्मिक नगरी में पैदा हुआ, होशंगाबाद में, नर्मदा किनारे में रोज स्विमिंग के लिए जाता था। तो वहां मैंने दो तरह के लोग देखे। एक आस्थावान, वो आस्था से सिक्के चढ़ाते थे नर्मदा जी में, कॉइन्स डालते थे और प्रार्थना करते थे, तो वो आस्थावान व्यक्ति हुआ। जो यथार्थवादी होता था वो गोता लगाता था और वो सिक्का निकाल लेता था। बिल्कुल। धीरे धीरे आस्थावान या तो ढोंगी टाइप के रह गए या कम होते गए और यथार्थवादी बढ़ते गए। उनने देखा सिक्के कितने निकालेंगे, उनने रेत निकालना चालू करा। रेत नाव से, ट्रकों से, अब पोकलेन मतलब नदी के बीच से रेत निकालने जाने लगी और वही नर्मदा जी को चुनरियाँ भी चढ़ाते हैं। वो नर्मदा जी मैंने 12 मासी भरी नदियाँ देखी हैं। अब दुख होता जब गर्मियों में देखता हूँ तो सूखी नदी पड़ी रहती हैं। देखिए, नदी को आप लोकतंत्र से आप कंपेयर करें तो एक नदी जो सदाबहार नदी रहती है वो से सिस्टम को चलाती है, वो मछलियों को पालती है, मछलियों का एक सिस्टम होता है, भोजन श्रृंखला होती है, वो सफाई करती हैं, पानी की सफाई करती हैं, बिल्कुल। आपका वेपराइजेशन को रोकती हैं, आर्द्रता रखती हैं। तो एक लोकतंत्र की नदी होती है, उसको यथार्थवादियों ने धर्म की आड़ में सुखा डाला है। धर्म को समझना ज़्यादा जरूरी है। जो बहुत कम धर्म को समझते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं मंदिर जाए, घंटा बजा लिया तो वो धर्म है। ऐसे लोगों ने धर्म का ज़्यादा नुकसान किया है। हमारे धर्म, वेद, शास्त्रों का राम जी के नाम से राजनीति चल रही है।
राम जी ने महल त्याग के जंगलों में भटके आम लोगों को जोड़ के लंका, जो एक तरह से पूरी संचित निधि, सीता जी कौन थी? भूमिजा, मतलब भू संपत्ति से प्रतीक मानी जाती हैं। वो लंका में चारों तरफ से कोई आ ना पाए ऐसे सुरक्षित रख ली थी। वहां से उनको निकाल के लाए थे। और उन्होंने सब क्या किया था वहां लंका में? शनि महाराज जो कैद में थे, कहते हैं कि रावण ने सारे ग्रहों को कैद कर रखा था। शनि न्याय के कारक हैं। रावण प्रतापी राजा था, पर उसने न्याय को कैद कर रखा था। तो राम जी ने कष्ट भोगे, फिर भी शनि को अपनी कैद में नहीं रखा, शनि को आजाद कराया, उस सिस्टम को वापस चालू कराया। आज हमारे न्याय तंत्र पे संकट है। आम आदमी न्याय के लिए भटक रहा है, निराश है, हताश है, और गरीबी खैरातों से दूर नहीं होती है, न्याय से दूर होती है। न्याय मिलने लगेगा, आप देखना समानता की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। बिल्कुल सही कहा कि न्याय मिलने लगेगा और हम समानता की तरफ बढ़ने लगेंगे। राम राज्य की कल्पना है, अब देखते हैं राम राज्य कब आता है। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है 12 महीने चुनावी मोड पे रहती है, वो कुछ ना कुछ तैयारियों में लगी रहती है, जनता को साधने में लगी रहती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो इस बार के चुनाव में मैंने जितना नोटिस किया है या हमारे इतने कार्यक्रम हुए, हमने देखा है कि कांग्रेस में कई बार हमें 5:30 बजे ही ताले लगे हुए मिले। तो क्या कांग्रेस बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि हम जीतने वाले, या फिर इस चीज को मान चुकी थी कि हम हारने वाले, इसलिए उन्होंने पहले से ही ताले लगा दी? क्योंकि वहां पर लोगों की आवाजाही नहीं दिखी, नेताओं का आना जाना नहीं दिखा, और जो सभाएं हुई, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर सभाओं की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी सभाएं करी मध्य प्रदेश में, दिग्गजों ने कमाल सामान रखी थी। और कांग्रेस की अगर बात करें तो दिग्गज भी बहुत कम मैदान में मिले। देखिए धर्मिष्ठा जी, ऐसा है कि कांग्रेस जो हम एक स्कूल के अध्ययन से लें कि जो प्रावीण्य सूची में आने वाला छात्र होता है वो टेक्स्ट बुक से भी पढ़ता है और पर डे 4 या 5 और 6 घंटे पढ़ता है जी। तब कहीं उसके वो जो अंक है वो मेरिट के आ पाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो गाइड का सहारा लेते हैं और परीक्षा के कुछ दिन पहले अपने सिलेबस को ढूंढते हैं कि हमारे सिलेबस में ये है, फिर वो IMP क्वेश्चन और फिर वो कहीं पेपर आउट होता है उसको रहते हैं। तो जो नियमित पढ़ाई करता है, जो नियमित उन चीज़ों से लगा रहता है कि मुझे परीक्षा देनी है जी, तो वो तैयारी परीक्षा के समय या टाइम टेबल का इंतजार नहीं करता है, वो एक अपने नियमित उसको करके चलता है। भारत का एक जो सिस्टम है वो इस ढंग का है कि किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। आज यहाँ चुनाव हैं 5 राज्यों में, अगले 6 महीने बाद दूसरे राज्यों में चुनाव हैं। तो उन चुनावों का भी सामना जैसे करना पड़ता है, 6 महीने बाद लोकसभा का भी चुनाव है। अब भाजपा जो है वो तैयारी इसी ढंग से करती है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 109 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और उसी लोकसभा में 2019 में 4 महीने बाद चुनाव होते हैं। उसमें जो सबसे मजबूत कांग्रेस की सीट थी गुना, वो चुनाव हार गई और उनको 28 सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को। और विधानसभाओं का जो आकलन है वो 209 सीट का था, कि मतलब 209 सीट पे मतलब 100 सीट अधिक जीती 4 महीने, मतलब जब जिसको दिसंबर में 109 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, उसी 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में उसके लिए 209 सीट मिली, मतलब 100 सीट का इजाफा हुआ। तो ये इसका कारण क्या है? क्योंकि किसी का एक पेपर बिगड़ जाए या एक मोर्चा हार जाए तो वो युद्ध नहीं हारता है ना। तो कांग्रेस जो है उसको भी भारतीय जनता पार्टी से सबक लेके इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। जहाँ तक एक बात है कि धर्म का जो है वो समन्वय होना चाहिए जी। ये जिम्मेदारी जो है धर्म गुरुओं की है, मजहब के जो बड़े लोग हैं उनकी है, कि उनको सबके बीच में एक धार्मिक संभाव पैदा करना चाहिए। और ये करना चाहिए कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ दोनों के लिए सुख चैन के लिए जरूरी है कि वो आपस में मिलजुल के रहें। तो कांग्रेस की जो नीति थी कि ये बात है कि जो दंगे जो थे वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस काल में हुए और जो सबसे कम दंगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के मतदाता जब वोट देता है तो इन बातों को निश्चित तौर पे इनको नज़रअंदाज नहीं करता है कि किस शासन में हमें सुरक्षा है, किस में हमारे लिए सांप्रदायिक एकता है, कहाँ पर शांति है। ये मुद्दे भी चुनाव में असर करते हैं और ये लंबे समय तक असर करते हैं। तो जो आपने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, वो ठीक है कि आप जो कह रहे हैं मूड में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ने वाला प्रावीण्य सूची वाला छात्र है उसकी तरह ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेती है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी की तरह पूरे समय परीक्षा की तैयारी में लगी रहती है और कांग्रेस अगर यहाँ देखे तो बिल्कुल पूरे समय आराम कर रही होती है और लास्ट मोमेंट पे जाकर गाइड से क्वेश्चन आंसर पढ़कर और एग्जाम देने निकल पड़ती है। अब वो तो डिपेंड करता है कि परीक्षार्थी को नंबर कितने मिलते हैं। कल्पना शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसे चर्चा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मोड में रहती है, ठीक है, और जीत के मकसद से ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी। उनके प्रत्याशियों में भी यही देखने को मिला, उन्होंने दिग्गज भी मैदान में उतारे। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरे नहीं है, इसलिए उन्होंने दिग्गजों को मैदान में उतारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मैसेज देती रही कि हमारे जो दिग्गज है, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, और यहाँ तक कि ये सारे लोग जो हैं जमीनी स्तर पर काम करना जानते हैं, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाते। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार कांग्रेस पे हमला कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कोई नेता ही नहीं है, सभी अपने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ रहे थे और अपने अपने लिए लड़ रहे थे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पे लगातार आरोप लगते रहे कि वो अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितना असर इस चुनाव में इन चीजों का दिखा है? देखिए धर्मिष्ठा जी, अगर बड़े चेहरों की मैं बात करूं, ये वो सारे फेस उनको मध्य प्रदेश में इस बार इलेक्शन लड़ाया गया जो कहीं ना कहीं कमोवेश हमेशा इस स्थिति में रहते थे कि हम सीएम। तो कहीं ना कहीं एक लॉबी, एक अलग बहुत गुटों में बीजेपी बढ़ती नजर आ रही थी। तो इसके लिए सेंट्रल ने एक बहुत अच्छा एक वो निकाला कि भाई चलिए सब मैदान में आ जाइए, देखते हैं कौन लड़ने वाला है और जो जीतेगा, जो अपनी सिर्फ अपनी सीट नहीं, अपने क्षेत्र की कितनी सीटों को जीत कर लेके आएगा, उसके हिसाब से उस चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजी वाइज जो एक गुटबाजी थी उसको खत्म करने की भी कोशिश की। इसके तहत कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजी वाइज खेल रही थी। और आज भी मुझे ऐसा लगता है, देखिए हर क्षेत्र की मैं बात करूं, अलग अलग संभागों में इन चेहरों को बांटा गया कि संभाग से आप किस तरह से सीटें जिता के लाएंगे। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, धर्मिष्ठा जी, कांग्रेस की आप लाख बुराई कर लीजिए, सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा समय बीजेपी को सत्ता में हो गया, उसके बाद इतनी सारी स्कीम्स लेकर आई। आज अगर मैं मध्य प्रदेश या देश की बात करूं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रेवड़ियाँ बांटी गई हैं सेंट्रल की योजनाओं के नाम पर। उसके बाद अगर कांग्रेस टक्कर देती नजर आती है तो ये कहीं ना कहीं उस कांग्रेस की प्लस पॉइंट गिना जाएगा, उसको आप कमतर नहीं आंक सकते। क्योंकि देखिए 2018 की मैं बात करूं, चाहे कुछ भी है, जोड़ तोड़ के सही, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, सत्ता तो एक बार बीजेपी ने गवाही दी थी। तो आप अगर इस आकलन के हिसाब से जाएं तो कांग्रेस कुछ भी मिलेगा वो उसके लिए ऐड ऑन है। लेकिन बीजेपी ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आई, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सेंट्रल के सारे दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार दिया। चाहे जेपी नड्डा की मैं बात कर लूं, चाहे मैं अमित शाह जी की बात कर लूं, चाहे मोदी जी की बात कर लूं, अश्विन रेल मंत्री, जो एक ऐसे ये मजे हुए सारे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के पूरी जो मतलब लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। अगर स्टेट में इन सबको झोंक दिया गया तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस, देखिए भले आप कांग्रेस को माने ना माने, जनता में नाराजगी थी, आप कांग्रेस को वोट, आपको विकल्प चाहिए जनता को, विकल्प के रूप में जनता के पास कांग्रेस एक सत्ता थी, पार्टी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर जब हम इसके नेगेटिव पॉइंट गिनते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इतनी सारी स्कीम आने के बाद कहाँ लूप पॉइंट रहता है कि आज भी बीजेपी को सिर्फ 120 सीटें भी, आपका चैनल मतलब आपका सर्वे 120 बताता है, लेकिन बाकी जगह 109, 110 या 115 सीटों तक भी कहीं ना कहीं बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। तो ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए आज की स्थिति में है। और कांग्रेस को जो भी मिलने वाला है वो एड ऑन है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास वो दिग्गज, वो फेस नहीं है। कमलनाथ जी एक अपने ही पैसों से मध्य प्रदेश को चुनाव लड़वाते हैं, उनकी जितनी उन्होंने स्ट्रेटेजी वाइज काम किया या लोगों को साधने की कोशिश की, गुटों को खत्म करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके लिए काफी एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के पास ये प्लस पॉइंट था, कांग्रेस इस पे लड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने कही है कि, और हम भी कहते हैं कि कांग्रेस आगे जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दे से भटक गई, और जब वो मुद्दे से भटक गई, मुद्दे से भटकने का खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा। मुद्दा वही जो है ना, कई मुद्दे ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी की लगातार बातें हो रही जो थी, तो कांग्रेस उसे भुना सकती थी और उसे अच्छे से जनता के सामने ला सकती थी। लेकिन जब बात लाने की बात सामने आई, जनता के सामने चीजें लाने की बात आई, अपनी योग्यताएं बताने की बारी आई, तो कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली, बयानबाजी देखने को मिली, कपड़ा फाड़ की रणनीति देखने को मिली। तो ये सारी चीजें जब जनता के सामने आई तो जनता कहीं ना कहीं इन चीजों से आहत हुई है।
अजय जी, कल्पना जी, प्रकाश जी, प्रवाल जी, आप चारों मेहमानों के साथ का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ और खास मेहमानों के साथ। और एक बार फिर आपको बता दूं कि देश न्यूज ने अपना एग्जिट पोल दिया है। देश न्यूज के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 102 सीटें दे रही है देश न्यूज की टीम, और 8 सीटें अन्य को दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। 3 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं और ब्रेक के बाद हम पुनः मिलेंगे आपसे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।